देखिए आज का टॉपिक है हमारा परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और किसी भी परमाणु के अंदर ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये उसमें इलेक्ट्रॉनों के घूमने की वजह से होता है और हम इसे कैलकुलेट करके लाएंगे। और इसी टॉपिक से लिंक टॉपिक और होता है बोर मैग्नेट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन करोगे तो इसके बिना आप उसको समझना संभव नहीं है। इसलिए ये टॉपिक के हिसाब से इम्पोर्टेंट, क्लासिफिकेशन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट, और साथ ही साथ कभी कभी न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है और वो न्यूमेरिकल बीच बीच में से जो पोर्शन होंगे उनसे पूछा जा सकता है। वो मैं तुम्हें साथ ही साथ बताता चलूंगा कैसे आप उसको समझ करके करोगे, उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा, मान लीजिए कोई धारावाही लूप है और हम धारावाही लूप के चुंबकीय आघूर्ण की बात करना चाहते हैं, लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहते हैं, तो उसको और हमें समझना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक में मैं साथ में लेके चल रहा हूं किसी धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। देखिए इसके लिए कोई वैसा डेरिवेशन नहीं है धारावाही लूप के चुंबकीय आघूर्ण के लिए, लेकिन उसे हमें कंपैरिजन करके समझना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये कोई लूप है, लूप की त्रिज्या r मान लीजिए चलिए, या फिर उसके एरिया को a मानो तो a की वैल्यू हो जाएगी पाई r स्क्वायर। दोनों तरह की बातें कर देता है, कभी रेडियस दे देता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एरिया सीधे गिवन हो जाए आप। अब इस धारावाही लूप में मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है I, और अब कह रहा है वो आपसे कि भाई इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताइए, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, केवल हम इसके लिए जो फॉर्मूला देते हैं वो कंपैरिजन से देते हैं। देखिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था एक धारावाही लूप के लिए बल आघूर्ण का, और फिर बाद में ये बताया था कि भाई ये बल आघूर्ण जो है चाहे वो आयताकार लूप हो या वृत्ताकार लूप हो या वर्गाकार लूप हो, सबके लिए लागू होता है। और उस बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला था टॉ इक्वल टू था NIAB sin थीटा। ये हम फॉर्मूला निकाल करके लाए थे किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक धारावाही लूप को रख देते हैं तो उस पर इतना बल आघूर्ण काम करने लग जाता है। दूसरी बात, धारावाही लूप एक मैग्नेट के समान बिहेव करती है। भाई हमारी जो धारावाही लूप होती है वो किसके समान बिहेव करती है? मैग्नेट के समान बिहेव करती है। और एक मैग्नेट को अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो बल आघूर्ण लगता है उसका फॉर्मूला हमने कल आपको निकाल करके बताया था, टॉ इक्वल टू MB sin थीटा। तो इस तरह से बल आघूर्ण के दो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, और दोनों ही फॉर्मूले फिर आप किसी भी लूप के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो हम क्षण चुंबक लेकर के चलते हैं, क्षण चुंबक खुद एक लूप की तरह बिहेव करती है, एक चुंबक की तरह बिहेव करती है, और लूप भी चुंबक की तरह बिहेव कर रही है। और एक फॉर्मूले में देख रहे हैं तो बल आघूर्ण ये है, दूसरे फॉर्मूले में देख रहे हैं तो बल आघूर्ण ये है। अगर दोनों का तुम कंपैरिजन करो तो टॉ B sin थीटा B sin थीटा, M की जगह क्या दिख रहा है आपको? Na। तो ये वास्तव में M की जगह पे फॉर्मूला आ गया आपका NIA, और इसी को कहते हैं किसी भी लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो कहीं से अलग से कोई डेरिवेशन नहीं है, हम यहीं से कंपैरिजन करके इसको लेकर के आते हैं, और ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ जाइए कि किसी भी धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? NI। N यहां पर उसमें चक्करों की संख्या है, फेरों की संख्या है। अगर मान लीजिए कोई लूप आप ऐसी ले रहे हो कि उसमें फेरा केवल एक है, n की वैल्यू अगर एक है, n इक्वल टू 1, तो फिर हमारा n इक्वल टू हो जाता है I इंटू a, फिर ये हो जाएगा। यहीं से हमें दो चीज और समझनी है कि भाई इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। अगर आप इसका मात्रक निकालेंगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहीं से आपसे इसकी विमा पूछी जाए
तो डायमेंशन अब अपने आप निकाल दोगे, एम्पियर की जगह पे ए आ जाता है, मीटर की जगह पे एल, तो एल स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इसका विमा हो जाएगी। तो विमा की बात करें तो इसको मैं बाद में लिख दूंगा, पहले मीटर के लिए, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर इंटू ए, ये इसकी डायमेंशन निकल करके आ गई। क्लियर? तो अभी हमने इस अपने बड़े टॉपिक को समझने के लिए पहले एक छोटे टॉपिक को समझना चाहा, इससे कि भाई एक धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, और वो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आपका m = NIA और चक्करों की संख्या 1 है तो IA निकल के आ गया है। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा, जरूरत पड़ जाए a की वैल्यू नहीं है तो a की जगह पे पाई r स्क्वायर लगा करके भी उसको सॉल्व हम कर सकते हैं। अब बात आएगी कि इसकी दिशा क्या होगी, कि भाई इसकी डायरेक्शन भी निकालना जरूरी है, और डायरेक्शन के लिए देखिए कंपैरिजन की बात की जाती है। आप हालांकि उसको हम बता चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपैरिजन करके। इलेक्ट्रोस्टैटिक में विद्युत द्रव आघूर्ण की दिशा होती थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव पोल होता है साउथ पोल और पॉजिटिव पोल होता है नॉर्थ पोल। इधर हम किसी भी लूप पे पोल का डिटर्मिनेशन कर चुके हैं। अगर हमारे करंट किसी लूप के अंदर क्लॉकवाइज दिख रही है तो वो पोल साउथ पोल होता है, और फिर उसका अपोजिट बैक साइड नॉर्थ हो जाएगी। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो वो नॉर्थ पोल होता है, फिर उसकी बैक साइड साउथ हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसमें देखूं तो ये क्लॉकवाइज है तो ये वाला पोल आपका साउथ पोल बन गया, और बैक डायरेक्शन से ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल। लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी m की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हो गई बाहर से अंदर की तरफ। बात समझ गए कि नहीं? यानी अगर आपकी लूप ये है और इसमें करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिख रही है तो इसके केंद्र के हिसाब से अगर आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दिखाओगे तो m की जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी अंदर की तरफ, यानी क्रॉस। बात समझ आ गई कि नहीं? क्यों हो गई? क्योंकि ये साउथ हो गया है और उस डायरेक्शन से ये नॉर्थ हो गया है, और डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। लेकिन अगर इसी को आप दिखाते कि इसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला तो नॉर्थ होता, बैक साइड में ये क्या होता, साउथ, तो डायरेक्शन होती साउथ से नॉर्थ यानी बाहर की तरफ। तो फिर एम की डायरेक्शन आपकी ये आ जाती, किससे दिखाते आप उसको, डॉट से दिखाते, आउटवर्ड दिखाते, बाहर की तरफ दिखाते। तो तीनों चारों चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, पहले हमें इनको क्लियर कर लेना चाहिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या आया, उसका मात्रक क्या निकल के आया, उसकी डायरेक्शन क्या निकल करके आई, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा किसी परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, और परमाणु का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो निकल के आएगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनों के घूमने के कारण। क्योंकि जब आप ये जानते हो कोई भी परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। हालांकि वहां पर दो तरह का उसका चक्कर होता है, एक तो ऑर्बिटल मोशन, एक स्पिन मोशन, एक स्पिन मोशन। और वास्तव में ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है ऑर्बिटल मोशन की वजह से 10% और स्पिन मोशन की वजह से 90%, या परसेंटेज में बात ना करो तो ज्यादा कम की बात करो तो स्पिन मोशन की वजह से ज्यादा होता है और ऑर्बिटल मोशन की वजह से कम होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अब हम उसको निकाल कर देखना चाहते हैं। तो हमने मान लिया कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है इस तरीके से, और ये इसका अक्ष है, सेंटर से जाने वाली लाइन है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है आपका ऐसे करके, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और रेडियस आपने दिखा दी उसकी r, और चक्कर लगा रहा है v वेलोसिटी से, और इलेक्ट्रॉन का मास है m और चार्ज है e। क्लियर? तो इस तरीके से अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये उसका अक्ष हो गया, इस अक्ष के सापेक्ष वो घूम रहा है v वेलोसिटी से। हम क्या निकालना चाहते हैं, इससे संबंधित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आपके पास पहले से ही है कि भाई वो तो I × A होता है। इसका मतलब तुम्हें पहले निकालनी पड़ेगी करंट। ये आप जानते हो कि करंट किसको कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन खुद आवेश है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब उसकी वजह से वहां कोई ना कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और वास्तव में यहां वैसी विद्युत धारा तो है नहीं, ये कोई धारावाही लूप थोड़ी है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, इसलिए उसकी वजह से वहां करंट हो जाएगी और वो एक धारावाही लूप की तरह काम करने लग जाएगा। इसीलिए हम इसमें लूप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन अब हमारा टारगेट क्या होगा? सबसे पहला टारगेट है करंट निकालने का। और देखिए ये अपने आप में इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी तो एक न्यूमेरिकल आ जाता है सिंपली कि एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, बताइए उससे संबंधित विद्युत धारा क्या होगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है 1-2 नंबर में। तो पहले तो हम उस चीज को ही समझ लें कि भाई चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन से संबंधित विद्युत धारा कैसे निकाली जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और फिर विद्युत धारा आ जाएगी तो तब तो कोई बात ही नहीं है, m = I है। अब यहाँ n की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, n तो कुछ चक्करों की संख्या होती थी लूप वाले, लेकिन अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है इसलिए n की जरूरत ही नहीं है। तो m = IA, यहां से हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन से संबंधित धारा की बात करते हैं। चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन से संबंधित धारा विद्युत धारा, आप उसे निकालने की बात करते हैं, आप I को निकालने की बात करते हैं। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए।